नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के MA संस्कृत उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में साहित्य वर्ग के तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि कालिदास संबंधी वैकल्पिक प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विशेष अध्ययन पर आधारित इस प्रश्न पत्र में कालिदास के जीवन वृत्त के विविध पहलुओं पर, विविध पक्षों पर हमने विगत व्याख्यानों में चर्चा की और ये देखा कि महाकवि कालिदास के जन्म स्थान और उनकी निवास भूमि के विषय में प्रामाणिक तौर पर हमें कुछ ज्ञात नहीं हो पाता, किंतु कालिदास की कृतियों में उपलब्ध अंतः साक्ष्यों के आधार पर, उनके द्वारा किए गए वर्णनों के आधार पर आनुमानिक रूप से विद्वानों ने यह माना है कि कालिदास का हिमालय से एवं मध्य भारत के उज्जैनी या विदिशा इत्यादि क्षेत्र से विशेष घनिष्ठ संबंध अवश्य रहा है। इसी क्रम में आज हम कालिदास के जीवन परिचय के विषय में, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं कि इतिहास के आनुमानिक अध्ययन के लिए परंपरागत रूप से प्रचलित जनश्रुति, दंतकथा या किंवदंती को भी आधार बनाया जा सकता है। कालिदास के बारे में अनेक प्रकार की दंतकथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से उनकी बाल्यावस्था के विषय में ये कथा प्रचलित है कि बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण किसी गोपालक परिवार के द्वारा, किसी ग्वालों के परिवार के द्वारा किया गया। बचपन में ये निरक्षर थे, अनपढ़ थे और वज्र मूर्ख हुआ करते थे, ऐसी भी मान्यता प्रचलित है। और ये भेड़ बकरियों को चरा करके, चरवाहे का कार्य करके या लकड़हारे का कार्य करके जीवन यापन करते थे। इस प्रकार की कथा प्रचलित है। इनके विवाह के संबंध में अत्यंत रोचक एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक राजकन्या थी जिसका नाम विद्युत्तमा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्वान शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा उससे ही वह अपना विवाह करेगी। क्योंकि वह अत्यंत विदुषी थी, इसलिए वो किसी विद्वान से ही विवाह करना चाहती थी। अनेक उद्भट विद्वानों को उसने शास्त्रार्थ में पराजित किया, जिससे पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा। अतः उन्होंने एक ऐसा मूर्ख खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। और वो कौन था जिसे हम कालिदास कह रहे हैं, उसी के विषय में ये कहा जा रहा है। उस मूर्ख युवक को अच्छी तरह से तैयार करके, सुंदर वस्त्र पहना करके वे राजकुमारी के सम्मुख ले गए पंडित वर्ग और ये कहा कि ये बहुत ही विद्वान पंडित हैं, लेकिन अभी इनका मौन व्रत है, इसलिए मौन रहकर ही आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। इस बात को विद्युत्तमा ने स्वीकार कर लिया और उसने संकेत के माध्यम से ही शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। उत्तर में उस युवक ने भी संकेत किए और उन संकेतों की व्याख्या पंडितों ने इस तरह की जिससे राजकुमारी को ये विश्वास हो गया कि वह वास्तव में वह व्यक्ति विद्वान है और उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। और इस प्रकार उन दोनों का, उस मूर्ख कालिदास का और विद्युत्तमा का विवाह हो गया। विवाह के बाद में एक दिन मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर बैठे, जिससे उनकी पत्नी को ये पता चल गया कि वे पंडित नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, और उसने उनको बहुत अपमानित करके बाहर निकाल दिया। जिससे दुखी होकर के घर बार छोड़ करके कालिदास भगवती काली की उपासना में, अथक आराधना में लीन हो गए। देवी काली की कृपा से उन्हें विद्वत्ता, कवित्व शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ और उन्होंने कालिदास नाम धारण किया। ये उनके विवाह के संबंध में और उनको विद्या का वरदान किस तरह से मिला, इसके संबंध में कहानियाँ प्रचलित हैं। इसी प्रकार से काव्य रचना के संदर्भ में भी कालिदास के विषय में एक जनश्रुति
प्रचलित है, जिसका संबंध भी राजकुमारी विद्योत्तमा से है, उनकी कालिदास की पत्नी से ही है। इस कथा के अनुसार पांडित्य प्रतिभा से संपन्न कालिदास जब घर लौटे तो उन्होंने पुकारा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। उनकी वाणी की शुद्धता से प्रभावित होकर विद्योत्तमा ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। पत्नी के इन 3 शब्दों के प्रथम शब्द के रूप में प्रयोग करते हुए कालिदास ने 3 ग्रंथों का शुभारंभ किया। प्रथम ग्रंथ कुमार संभव का पहला श्लोक है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। यहाँ अस्ति शब्द से काव्य का प्रारंभ किया गया है। दूसरा शब्द जो विद्योत्तमा द्वारा उच्चारित था वह था कश्चित शब्द। इस शब्द से कालिदास ने मेघदूत नामक अपने गीति काव्य का प्रारंभ किया है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तृतीय शब्द वाक शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ किया, जिसका मंगलाचरण इस रूप में है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से कालिदास की लघुत्रयी के रूप में परिगणित मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्यों का सृजन अपनी पत्नी विद्योत्तमा की प्रेरणा से ही कवि के द्वारा किया गया। यह भी एक जनमान्यता प्रचलित है। कालिदास की मृत्यु के विषय में भी एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार सिंघल द्वीप के राजा कुमारदास, जो जानकी हरण नामक काव्य के रचयिता भी माने जाते हैं, वे कालिदास के प्रशंसक और मित्र थे। कालिदास की प्रसिद्धि उनके जीवन काल में ही इतनी दूर दूर तक फैल गई थी। कुमारदास ने कालिदास को अपने यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और कालिदास वहाँ गए। एक दिन कुमारदास के दरबार में एक गणिका आई। उसने एक श्लोक का पूर्वार्थ विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। कमल में कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है लेकिन देखी नहीं जाती। कुमारदास ने घोषणा की कि जो विद्वान इस समस्या की पूर्ति करेगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। कालिदास ने तत्काल ही इस समस्या की पूर्ति कर दी। बाले तव मुखाम भोजे कथम इंदीवरद्वयम्। तुम्हारे मुख रूपी कमल में 2 नेत्र रूपी कमल किस प्रकार से अवस्थित हैं। कालिदास को कुमारदास ने पुरस्कार स्वरूप बहुत सा धन दिया, इतनी सुंदर समस्या पूर्ति करने पर। जब गणिका ने यह देखा कि कालिदास को इतना अधिक धन मिला है तो धन के लोभ से उसने कालिदास को अपने यहाँ आमंत्रित किया और धोखे से उनकी हत्या कर दी। कुमारदास को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए और कालिदास के साथ ही उन्होंने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। यह कथा कालिदास की मृत्यु के विषय में प्रचलित है। वस्तुतः इन दंत कथाओं में कितनी सत्यता है यह जान पाना तो बड़ा ही कठिन कार्य है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के जीवन परिचय या उनके जीवन चरित्र के विषय में ऐतिहासिक साक्ष्यों की नगण्यता के कारण अनेक कल्पना प्रसूत मान्यताएं प्रचलित हो गईं। कालिदास की अलौकिक प्रतिभा के कारण उनके विषय में मूर्ख लकड़हारे से वाग विदग्ध कवि बन जाने, देवी काली की घोर साधना करके महाकवित्व का वरदान पाने, ऐसे चमत्कारपूर्ण कथाओं का प्रचलन लोक जीवन में हो जाना स्वाभाविक ही है। कालिदास के काव्य के प्रशंसकों की दृष्टि में उनके जैसी असाधारण प्रतिभा किसी दिव्य वरदान के फलस्वरूप ही होना संभव है। इसीलिए इस प्रकार की तरह तरह की कथाएं, दंत कथाएं कालिदास के विषय में प्रचलित हो गईं। कालिदास की रचनाओं के परिशीलन के आधार पर या अंतः साक्ष्य के आधार पर उनके जीवन परिचय के विषय में कुछ अनुमान लगाने का प्रयास विद्वानों के द्वारा किया गया है। कालिदास के विषय में विद्वानों ने यह माना है कि वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। जाति से वे ब्राह्मण माने जा सकते हैं क्योंकि उनके काव्यों में यज्ञशीलता, तपश्चर्या, ऋषि सम्मान इत्यादि का महत्व वर्णित है।
निस्संदेह कालिदास वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के पोषक कवि हैं। कालिदास का जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न रहा होगा, क्योंकि उन्होंने आर्थिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा उन्हें, इसीलिए उन्होंने कहीं पर भी दरिद्रता और निर्धनता के वर्णन नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से उनके सुखमय जीवन का अनुमान भी विद्वानों के द्वारा लगाया जाता है। यही नहीं, कालिदास के काव्यों से ये भी ज्ञात होता है कि उन्होंने राजसी जीवन यापन किया है। अपने काव्य में उन्होंने राजसी वैभव तथा शिष्टाचार का ऐसा सजीव वर्णन किया है जिससे ये ज्ञात होता है कि उन्होंने राजसी परिवेश को बहुत निकट से जाना समझा है। इसी आधार पर अनुमान किया जाता है कि वे किसी न किसी राजा के आश्रित कवि अवश्य ही रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ये राजोचित जीवन, जिसका उन्होंने विशेष रूप से अपने नाटकों में वर्णन किया है, इस जीवन को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से, बहुत निकटता से देखा है। कालिदास किसी एक ही स्थान पर निवास करते रहे हों जीवन पर्यंत, इस संभावना को विद्वानों ने अस्वीकार किया है और उन्होंने ये माना है, विद्वानों ने, कि निश्चित रूप से कालिदास ने भारतवर्ष का विस्तृत व्यापक भ्रमण किया होगा। इसीलिए उनके भौगोलिक वर्णनों में स्वाभाविकता और सत्यता का समावेश देखा जा सकता है। किस तरह से उनके भौगोलिक वर्णन इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? जैसे रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष के चारों दिशाओं में अवस्थित सीमा प्रांतीय क्षेत्रों का वर्णन किया है। राम की पुष्पक विमान यात्रा में श्रीलंका से लेकर के उत्तर कौशल अयोध्या तक की यात्रा का, विमान यात्रा का वर्णन किया गया है। इसी तरह कुमार संभव का हिमालय वर्णन, मेघदूत में मेघ का यात्रा मार्ग का वर्णन, ये भी इसी बात के परिचायक हैं कि कालिदास बहुत से स्थानों पर घूमे होंगे, पर्यटन प्रिय रहे होंगे और अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने इन स्थानों को बहुत ही समीपता से, सूक्ष्मता से देखा और फिर अपने काव्य में उनका वर्णन किया होगा। तो एक महान यात्री या पर्यटक के रूप में भी कालिदास को उनके ग्रंथों के अंतःसाक्ष्य के आधार पर स्वीकार किया जाता है। कालिदास एक श्रृंगारी कवि हैं। उनके विवाह इत्यादि के विषय में जो कथाएं प्रचलित हैं, उनकी सत्यता असत्यता के विषय में तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनके काव्य के आधार पर विद्वानों ने यह अवश्य माना है कि कालिदास मर्यादित प्रेम के पक्षधर हैं और आदर्श दाम्पत्य को उन्होंने स्वीकार किया है। आदर्श दाम्पत्य की अवधारणा इस रूप में उनके काव्य में देखने को मिलती है कि वे यह मानते हैं कि पति पत्नी में परस्पर समर्पण भाव का होना आवश्यक है। कालिदास की दृष्टि में दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों का ही समान महत्व है। इसीलिए पति के वियोग में पत्नी विलाप करे, वही अभाव अनुभव करे, ऐसा नहीं है। पत्नी के वियोग में पति भी उसी प्रकार से दुखी हो सकता है, करुणार्द्र हो सकता है। उदाहरण के लिए कालिदास ने कुमार संभव नामक अपने काव्य में जिस प्रकार से कामदेव का दहन हो जाने के उपरांत रति के विलाप के प्रसंगों को प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से रघुवंश में इंदुमती के निधन हो जाने के उपरांत अज के विलाप में भी उसी करुणा की, उसी भावात्मकता की, उसी संवेदनशीलता की उद्भावना उन्होंने की है। मर्यादित प्रेम की अवधारणा के पीछे हम कालिदास की इस मान्यता को देख सकते हैं जो उन्होंने अपने काव्य में प्रकट की है कि वे प्रेम में मर्यादा भंग की अनुमति अपने किसी भी पात्र को नहीं देते हैं, और यदि कोई पात्र भूलवश अनजाने में भी किसी वजह से यदि मर्यादा से च्युत हो जाता है, मर्यादा का परित्याग कर बैठता है, तो कालिदास उसे शापित कर देते हैं, उसके लिए शाप का विधान कर देते हैं
और उसे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। उदाहरण के लिए मेघदूत का यक्ष स्वाधिकार अपने स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य से जब विमुख हो जाता है तो उसे शापग्रस्त होना पड़ता है, अपनी प्रिया से वियोग को सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला अपने पिता द्वारा दिए गए अतिथि सत्कार के दायित्व को यदि पूर्ण नहीं कर पाती, दुर्वासा का अतिथि सत्कार नहीं कर पाती, तो उसे शापित होना पड़ता है, बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं। और फिर जब वह पश्चाताप पूर्वक संयमित जीवन यापन करती है तभी उसके उस शाप का निवारण हो पाता है। इस प्रकार की काव्य योजना कवि कर देते हैं जिससे कि उनकी यह विचारधारा ज्ञात होती है कि वे प्रेम में मर्यादा के पालन को पूरा महत्व देते हैं। कर्तव्य विमुखता वे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं मानते हैं। कालिदास के शिक्षा दीक्षा के संबंध में यदि हम विचार करें तो इस संदर्भ में कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन काव्यगत परिशीलन के आधार पर वासुदेव विष्णु मिराशी जैसे कालिदास का विशेष अध्ययन करने वाले विद्वानों ने ये मत प्रस्तुत किया है कि रघुवंश के प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के आश्रम, पंचम सर्ग में ऋषि वर्तंतु के आश्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि के आश्रम के वर्णन कालिदास ने जिस प्रकार से किए हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कालिदास ने विधिवत विद्याध्ययन किसी गुरुकुल में रह करके किया होगा, तभी वे तपोवनों के गुरुकुलों के महत्व को इतना अधिक प्रदर्शित करते हैं और वहाँ के वातावरण का इतना सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कालिदास को यदि हम सर्वशास्त्रज्ञ कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, छंदशास्त्र, रसालोचन ये तो कालिदास के द्वारा किए ही गए हैं। इनमें तो कोई अधिक, ये तो स्वाभाविक ही है उन पर उनका अधिकार होना, किंतु उनके काव्य में उनके बहुमुखी ज्ञान का परिचय प्राप्त हो जाता है। उन्होंने वेद, उपवेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, स्मृति, ज्योतिष, व्याकरण, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, युद्ध कला, मृगया कला, नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि समस्त विद्याओं में उन्होंने ऐसा ज्ञान अपने काव्यों में प्रकट किया जिससे उनकी निपुणता द्योतित होती है। प्रकांड विद्वान होने पर भी वे अत्यंत विनम्र हैं, क्योंकि रघुवंश के आधार पर हम ये कह सकते हैं, रघुवंश के प्रथम सर्ग में वे विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं स्वयं के लिए मंदः कवि यशः प्रार्थी, और साथ ही उन्होंने स्वयं के लिए कहा है क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः। तो ये विनम्रता भी उनके स्वभावगत विनम्रता दृष्टिगत होती है। विद्यार्थियों, यहाँ हम कालिदास के विषय में आचार्य बलदेव उपाध्याय को उद्धृत करना चाहेंगे, जिनके अनुसार कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी रचनाओं का सौंदर्य जितना निश्चित है उतनी ही उनकी जीवनी अनिश्चित है। उनके जीवन परिचय के विषय में हम अनुमानतः इन बातों को कह सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।